दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 11 नंबर का लेक्चर है। ओवरऑल देखा जाए तो आज हमारा 516 नंबर का लेक्चर है। केमिस्ट्री पढ़ना हम लोगों ने 506 नंबर से शुरू किया था। इस वजह से दोस्तों आज हमारा 11वें नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में दोस्तों विधिवत चर्चा करने वाले हैं कि डी और एफ जो आपने 4 ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा एस पी डी एफ, ठीक है। तो यस और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके बारे में डिस्कशन हो चुका है और अब जो है डी और एफ ब्लॉक जो है इन ब्लॉक के तत्वों पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उन्हीं सभी सवालों पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। अगर ध्यान देंगे तो आज हमारे 15,480 सवाल दोस्तों हमारे पूर्ण हो रहे हैं। अपने आप में मायने रखता है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आज हम 516 लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, जो इंसान फ्री की क्लास में अपने इतने अच्छे कंटेंट पर काम कर सकता है, सिंपल सी बात है, मैं अपने पेड कोर्स में बहुत मेहनत करता हूं। यही रीजन है कि हम बहुत कम बैच लॉन्च करते हैं, लेकिन जितने भी बैच हमारे पास हैं वो अपने आप में सफिशिएंट है आपकी तैयारी के लिए। और ये बैच ऐसे हैं कि भारत में कोई भी एग्जाम आप दें, ठीक है, एक बैच हम सब्जेक्ट वाइज तैयार करते हैं और कोई भी एग्जाम आप भारत में देंगे आपको दोबारा इन विषय को कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे हिंदी के जो हमारे बैच हैं वो बहुत पॉपुलर हैं, वो बहुत ज्यादा सेल होते हैं, बट दोस्तों मैं कहूंगा कि एक बार आप जीएस में भी मौका दीजिए और बैच पढ़कर देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि क्लास कैसी है। भाई डेमो देख के डिसाइड कर लीजिए। हम कह रहे हैं बैच मत परचेज कीजिए, लेकिन डेमो तो देख सकते हैं ना, डेमो फ्री में है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए स्टडी 91 ऑफिशियल क्या, और उस पर आके डेमो देख लीजिए, आपको डेमो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। कह रहा है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। यहां एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। विज्ञापन का मतलब क्या दोस्तों? विज्ञापन का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट या सजावटी कार्य के लिए विसर्जन ट्यूब जो होते हैं दोस्तों, इसमें किन अक्रिय गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे होंगे क्या पूछना चाह रहा है। ये सवाल ही इतना जो है एंटीक टाइप का है, इतना घुमाकर इतना टेक्निकल तरीके से आपके सामने दिया हुआ है, आप परेशान है कि पूछ क्या रहा है सर, ये विसर्जन ट्यूब क्या होता है। मैं एक चीज बताता हूँ, छोड़ो ये सब साइड में रखो। आप कभी दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाओ कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में, कहीं अच्छे कैफे में, तो आप देखते होंगे सुनहरी कलर की लाइटों से बड़ा कुछ स्टाइलिश सा लिखा होता है, कॉफी डे, कुछ अच्छा सा लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे, थोड़ा सा एक अजीब सा लाइट होता है जो हमको बड़ा आकर्षित करता है, ठीक है। आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। वो जो लाइटें होती है ना, उसमें नियॉन लाइटें लगी होती हैं, ठीक है। जो ट्रेंडिंग सा लाइटें आपको नजर आती हैं वो नियॉन लाइटें होती है दोस्तों। तो यहां पर याद रखेंगे दोस्तों, किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं यहां पर ये नियॉन गैस का यूज किया जाता है। फिलहाल वो विसर्जन ट्यूब जो होता है दोस्तों, ये एक तरह की नियॉन लाइटें होती हैं। क्या होती है दोस्तों? नियॉन लाइटें होती हैं, ये आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, अगर आप परमाणु क्रमांक की बात करें, नियॉन जो है ये किस नंबर के परमाणु क्रमांक पर आता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10, ठीक है। तो यहां पर आज की क्लास में मैं सोच कर आया हूं पहले से कि मैं आपको परमाणु क्रमांक भी बताते चलूंगा। तो यहां पर परमाणु क्रमांक क्या दोस्तों? ये परमाणु क्रमांक क्या है? 10 परमाणु क्रमांक है। जितना भी हम लोग डिस्कस करेंगे हर जगह हम परमाणु क्रमांक आपको बताते चलेंगे। इससे क्या थोड़ी अच्छी तैयारी आपकी होगी, ठीक है। करा बल्ब में फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए फिलामेंट की आयु बढ़ाने के लिए, अच्छा इस आयु बढ़ाने से तात्पर्य क्या दोस्तों? एक्चुअली में फिलामेंट जो होता है ये ऑक्सीकरण न कर पाए, ठीक है। ऑक्सीकरण रोकने हेतु, ठीक है। ऑक्सीकरण रोकने हेतु क्या किया जाता है दोस्तों? फिलामेंट में कौन कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस के रूप में कौन सा गैस भरा जाता है दोस्तों? पहले तो लिखेगा आर्गन गैस, ठीक है। कौन सा गैस? आर्गन गैस भरी जाती। अब नया आ गया है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो पहले दोस्तों आर्गन भरी जाती थी। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता 18। क्या होता है दोस्तों? आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है। नाइट्रोजन 7 नंबर पे, ऑक्सीजन 8 नंबर पे है। तो ये दोनों को याद रखेंगे, इन दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है। पुराने समय में जो बल्ब आता था
जिसमें फिलामेंट होते थे, टंगस्टन के फिलामेंट लगे होते थे, तंतु लगे होते थे, उसमें आर्गन गैस भरा होता था। अब बल्ब का जमाना खत्म हो गया, अब नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोनों गैस याद रखेगा। हालांकि यहां अक्रिय गैस पूछा है, अगर अक्रिय गैस याद रखेंगे तो आर्गन तो अक्रिय गैस है, लेकिन नाइट्रोजन कोई अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां ये वाला जो दोस्तों ये अक्रिय गैस है, लेकिन नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ये पॉइंट की बात है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है, वेल्डिंग के लिए सक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में किस गैस का यूज किया जाता है? तो सबसे आसान जो है दोस्तों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे सस्ता पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए दोस्तों CO2 का यूज जो है ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 पर याद रखेंगे आर्गन का यूज भी किया जाता है। आर्गन थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों आर्गन का यूज भी किसमें किया जाता है? वेल्डिंग के कामों में किया जाता है। वेल्डिंग जानते हैं ना, किसी जैसे लोहे का वेल्डिंग होता है, स्टील पाइप की वेल्डिंग की जाती है, वो इसी वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे सस्ता होता है। ठीक है, ये सबसे सस्ता होता है इससे वेल्डिंग करना, इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। आर्गन थोड़ा महंगा पड़ता है तो इसको कम यूज किया जाता है। इसके बाद हीलियम का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे हीलियम के सिलेंडर भी आपको नजर आते होंगे। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक है, तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 2 होता है। ठीक है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी गैस है। स्पेशली अगर कार्बन का पूछता तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6वें नंबर पे आ जाता, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आ जाता, तो मैं बता देता इसको। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे भी याद रखिए तो ज्यादा सही आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल करा, विद्युत सिग्नल यंत्रों में, ये मैं पीछे भी आपको पढ़ा चुका हूं, जितने भी विद्युत सिग्नल यंत्र होते हैं, जैसे रेलवे फाटक के किनारे या सड़कों पर रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट लगी होती है। ठीक है, उन्हीं यंत्रों की बात कर रहा है। कह रहा उसमें किन गैसों का मिश्रण होता है? भाई कोहरे के टाइम में भी दूर से दिखाई दे, इस वजह से इसमें आर्गन और हीलियम का मिश्रण किया जाता है। किसका किसका, किन गैसों का मिश्रण होता है? तो 2 गैसों का याद रखेंगे, आर्गन एवं हीलियम का मिश्रण रखा जाता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों? 18 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2 है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कभी कभी ये आर्गन और हीलियम मिल जाएगा, कभी कभी ऑप्शन आपको मिलेगा आर्गन और नाइट्रोजन। ठीक है, कभी कभी आर्गन एवं नाइट्रोजन भी ऑप्शन में मिल जाता है, क्योंकि अब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उन लैंपों में आर्गन और नाइट्रोजन भरे हुए मिल रहे हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, जब आर्गन हीलियम पूछे तो भी सही है, आर्गन नाइट्रोजन पूछे तो भी सही है, दोनों याद रखिएगा, ये दोनों आपके जवाब सही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलिए। अगला दे रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, देखिए कभी आपसे दोस्तों CFL का फुल फॉर्म पूछे, ठीक है, CFL, ठीक है, CFL, तो ये जो CFL होता है दोस्तों, ये भी एक तरह का फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है इसमें। ठीक है, CFL या ट्यूबलाइट जो होता है दोस्तों, ट्यूबलाइट, घरों में ट्यूबलाइट लगी होती है ना, वो भी दोस्तों क्या होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब का ही उदाहरण होता है। और इसके अलावा कह रहा रेडियो वाल्व। ठीक है, इसके अलावा रेडियो वाल्व कह रहा, फ्लोरोसेंट ट्यूब और रेडियो वाल्व में कह रहा, इनमें दोस्तों किन गैसों का मिश्रण होता है? ठीक है, तो पहली बात, ट्यूबलाइट वगैरह में क्या भरा रहता है? कम दाब वाले पारा वाष्प भरे रहते हैं। क्या भरा रहता है दोस्तों? इसमें लिखेगा कम दाब वाले पारा वाष्प। ठीक है, पारा वाष्प ये सबसे मेन होता है। ठीक है, अच्छा, पारा वाष्प यानी सीधे सीधे मरकरी हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? इसमें मरकरी भरा होता है। इसके अलावा दोस्तों क्या भरा होता है? इसके अलावा आर्गन भरा होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए पारा और आर्गन में तो बहुत कॉमन हो गया, इसके अलावा क्या भरा होता है? तो अब नई नई नियॉन लाइटें आ रही हैं। ठीक है, वो भी ट्यूबलाइट होती हैं। तो नियॉन होता है दोस्तों 10 नंबर पे, ये नियॉन भी भरा होता है। और अब कुछ नई चीजें याद रखेंगे, क्रिप्टॉन और जिनॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन और जिनॉन, चाहे जिनॉन कहिए चाहे जिनॉन कहिए, एक ही बात है। क्रिप्टॉन 36 नंबर पे आता है, ये भी अक्रिय गैस है, और जिनॉन 54 पे आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 36 पे आता है और ये 54 पे आता है। ठीक है, 18 पे आर्गन होता है, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54। ठीक है, तो 18 पे आर्गन, 36 पे क्रिप्टॉन और 54 पे जिनॉन, ये सभी के सभी अक्रिय गैस का उदाहरण है। इन सभी का इस्तेमाल फ्लोरोसेंट ट्यूब या रेडियो वाल्वों में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा चमकने वाले जो फिलामेंट युक्त बल्ब होते हैं। ठीक है, कैसे? चमकने वाले। ठीक है,
चमकने वाले जो फिलामेंट युक्त बल्ब होते हैं उनमें दोस्तों कौन सी अक्रिय गैस प्रयुक्त की जाती है? केवल अक्रिय गैसों की बात कर रहे हैं तो विशेषतः क्रिप्टॉन और जिनॉन का यूज करते हैं। ठीक है, विशेषतः जो विशेष प्रकार के बल्ब होते हैं, विशेष प्रकार के बल्ब में, ठीक है, विशेष प्रकार के बल्ब में दोस्तों क्या होता है, यहां क्रिप्टॉन और जिनॉन का यूज किया जाता है। किसका? क्रिप्टॉन मैंने पहले बताया था, क्रिप्टॉन आता है 36 नंबर पे, और जिनान, ठीक है, जिनान कहिए, जेनान आता है 54 नंबर पे। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर यही सवाल थोड़ा सा बदल दे कि सामान्य बल्ब में, ठीक है, क्या पूछ दे दोस्तों? सामान्य बल्ब में, अब क्या बताएंगे दोस्तों? अब आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। यदि विशेष प्रकार का बल्ब है तो क्रिप्टॉन और जिनॉन का यूज किया जाता है। अगर सामान्य है तो सामान्य को मैं पीछे पढ़ाया हूं, आर्गन और नाइट्रोजन। किसका इस्तेमाल करते हैं? सामान्य बल्ब में आर्गन यानी 18 और नाइट्रोजन यानी 7। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, इसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। ये दोनों याद रखेंगे। तो स्पेशल बल्ब है या सामान्य है, ये दोनों का उत्तर दोस्तों अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से प्राइस भी दोस्तों दोनों की चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे चलिए, कह रहा है कि कैंसर की रेडियोथेरेपी, ध्यान से सुनिएगा, कैंसर की रेडियोथेरेपी में, कैंसर बहुत खतरनाक रोग है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कैंसर की रेडियोथेरेपी में कौन सी अक्रिय गैस दोस्तों प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा, इसमें रेडॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका दोस्तों? रेडॉन गैस का यूज किया जाता है। रेडॉन भी अक्रिय गैस है, परमाणु क्रमांक 86 है, आप सभी को पता होगा। आर्यन से इसको, आर्यन, रेडॉन को आर्यन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, और 86 इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भूकंप आने वाला होता है, ठीक है, जब कभी भूकंप आने वाला होता है, जब कभी ज्वालामुखी फटता है, ठीक है, या जब कभी सुनामी वगैरह आने वाला होता है, तो वायुमंडल में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, वायुमंडल में रेडॉन की मात्रा जो दोस्तों ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये भी आप याद रखेंगे, ये अच्छा पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए और आगे चलिए। कह रहा है स्टील की चादरों में त्रुटि पहचानने में कौन सी अक्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली होता क्या दोस्तों, यहां पे स्टील की चादरों में त्रुटि, ध्यान दीजिएगा, स्टील की चादरों में जो त्रुटि दे रहा है, त्रुटि का मतलब क्या दोस्तों? मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूं यहां कोई छिद्र हो गया होगा, ठीक है, इसी को हम त्रुटि बोल रहे हैं। ठीक है, अब छिद्र अत्यंत छोटे छिद्रों से, अत्यंत छोटे छिद्रों से भी हीलियम गैस दोस्तों पास कर जाती है। ठीक है, हीलियम गैस निकल जाती है। अतः इसी गैस के माध्यम से छिद्र का पता लगाते हैं। ठीक है, छिद्र का पता लगाते हैं। ठीक है, होता क्या दोस्तों, जब हीलियम गैस छोड़ा जाता है तो हीलियम गैस अत्यंत छोटे छोटे छिद्रों से भी पास कर जाता है, और यदि पास हो गया तब समझ में आ जाता है कि निश्चित रूप से इसमें छिद्र होगा। अच्छा, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है, ये आप सभी जानते हैं, आसान भी। हाइड्रोजन 1 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे होता है। हीलियम भी एक तरह का अक्रिय गैस है, इसे भी याद रखेंगे। करा आर्गन की खोज, ठीक है, आर्गन जो दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक कितना था? तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। इसकी खोज दोस्तों 1894 में किन वैज्ञानिकों ने किया था? किसी एक ने नहीं किया था, यहां 2 लोगों ने मिलकर किया था, लॉर्ड रेले और विलियम रैमजे। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड रेले और विलियम रैमजे। ठीक है, विलियम रैमजे। ठीक है, विलियम रैमजे। ठीक है, तो याद रखेगा, लॉर्ड रेले और रैमजे भी याद रख सकते हैं शॉर्टकट में, रेले रैमजे, इन्होंने आर्गन की खोज किया था 1894 ईस्वी में। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्गन अक्रिय गैस है, ये आप याद रखेंगे, और बल्ब में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो पाए, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल करा, लॉर्ड रेले और विलियम रैमजे द्वारा आर्गन की खोज किए जाने से करीब 200 साल पहले, भाई इन लोगों ने खोज कब किया? तो याद रखेगा, रेले
रैले एवं रैमजे ने खोज कब किया था? 1894 में, ठीक है। और इसके भी दोस्तों करीब 200 साल मत कहिए, ठीक है। ये 1894 मतलब 1900 करीब आ गया और ये 1800 करीब है, तो 100 साल पहले कहिए, ठीक है। लगभग 100 साल पहले, ठीक है। 100 साल पहले कैवेंडिश ने, ठीक है, कैवेंडिश का नाम सुना होगा, कैवेंडिश, ठीक है। कैवेंडिश ने क्या किया था? आर्गन की उपस्थिति का पता लगाया था। यही कैवेंडिश ने इससे हाइड्रोजन की खोज भी किया था, ठीक है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता भी दोस्तों कौन थे? कैवेंडिश ही थे। ये आप सभी को पता होगा। पूरा नाम था क्या? हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश ही याद रखिए, ज्यादा सही है, ठीक है। जितना छोटा नाम याद रखेंगे उतना याद करने में आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आसान भी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें जीनॉन, ठीक है। जीनॉन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रिप्टॉन आता है 36 पे और जीनान आता है 54 नंबर पे, ठीक है। जीनान का दोस्तों परमाणु क्रमांक क्या है? आप सभी अच्छे से जानते हैं, 54 नंबर पे ये जीनॉन आता है। करा जीनान की खोज 1898 में किसने किया था? क्या रैमजे और रैले ने ही किया था, किसी और ने? नहीं, इन्होंने नहीं किया था। रैमजे ने मॉरिस के साथ मिलकर किया था, ठीक है। तो लिखेगा विलियम रैमजे यहां भी थे, लेकिन उन्होंने मॉरिस के साथ मिलकर किया था। मॉरिस ट्रेवर्स, ठीक है। क्या नाम था? मॉरिस ट्रेवर्स, ठीक है। मॉरिस ट्रेवर्स के साथ मिलकर विलियम रैमजे ने किसकी खोज किया था? जीनान की खोज किया था। परमाणु क्रमांक कितना है? 54 है। इन्होंने बहुत की खोज किया, ठीक है। परमाणु क्रमांक आपको बता दूं, इसकी भी खोज किया और इसी साल दोस्तों इन्होंने क्रिप्टॉन की भी खोज किया था, ठीक है। क्रिप्टॉन की भी खोज दोस्तों इन्होंने ही किया था, जिसका परमाणु क्रमांक 36 था, ठीक है। इसकी भी खोज दोस्तों इन्होंने ही किया था, ठीक है, ठीक है, 36। तो इन लोगों ने मिलकर इसकी भी खोज किया था। देखिए अगला सवाल भी दे दिया हमारे सामने कि क्रिप्टॉन की खोज, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक क्या दोस्तों? इसका परमाणु क्रमांक 36 है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना है? 36 है। और इसी साल दोस्तों इन्होंने ही, विलियम रैमजे और मॉरिस ट्रेवर्स ने ही इसकी खोज किया था, ठीक है। विलियम रैमजे और मॉरिस ट्रेवर्स, ठीक है। मॉरिस ट्रेवर्स, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों नियान की भी खोज किया था, ठीक है। तो यहां पे लिखिए, मैं एक लाइन से आपको बता देता हूं कि इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या क्या खोज किया? नियान, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ठीक है। तीनों का खोज किया है। तो लिख लीजिए यहां पे, ठीक है। किसका किसका खोज किया दोस्तों? किसका किसका? फिर से लिखिए, एक बार फिर से नोट कीजिए, आप अलग पेन से नोट करिए, ठीक है। इन्होंने नियॉन की भी, ये किसके किसके खोजकर्ता थे, ठीक है, खोजकर्ता, ठीक है। किन किन चीजों की इन लोगों ने खोज किया? तो पहला लिखिएगा नियान, ठीक है। किसकी खोज किया? नियान, जिसका परमाणु क्रमांक है 10, ठीक है। और किसकी खोज किया? इसके बाद किया क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन कितने नंबर पे आता है? 36, ठीक है। इसके बाद किसकी खोज किया? जीनॉन किस नंबर पे आता है? 36 के बाद 54। और संजोग देखिए, ये सभी के सभी दोस्तों अक्रिय गैसों में आते हैं, ठीक है। अक्रिय गैस के रूप में दोस्तों इसे याद रखा जाता है। ये आप याद रखेंगे। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको आप समझिएगा। चलिए और आगे चलते हैं अगले सवाल पर। किस अक्रिय गैस का प्रयोग निम्न ताप बनाने के लिए किया जाता है? निम्न ताप का मतलब क्या हो गया? निम्न ताप चाहे लिख दे परम शून्य ताप, ठीक है। चाहे निम्न ताप लिख दे, चाहे परम शून्य ताप लिख दे। और परम शून्य ताप कितना होता है दोस्तों? तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में निकालेंगे तो -269 डिग्री सेल्सियस जो होता है दोस्तों, इसी को परम शून्य ताप कहते हैं। यदि आप फारेनहाइट में लिखेंगे तो -452 डिग्री फारेनहाइट को भी दोस्तों हम क्या कहते हैं? यही मानते हैं, ये आप लिखेंगे। अच्छा, किस गैस का इस्तेमाल परम शून्य ताप बनाने में किया जाता है? तो लिखेगा हीलियम गैस का इस्तेमाल, ठीक है। किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है? तो बताइएगा हीलियम गैस का इस्तेमाल, हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों? तो 2 इसका परमाणु क्रमांक है। यह भी इसी के साथ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हीलियम गैस का यूज परम शून्य ताप में किया जाता है दोस्तों। परम शून्य ताप बनाने के लिए किया जाता है। जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए। आवर्त सारणी के किन समूहों के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व दोस्तों कहा जाता है? डी ब्लॉक का तत्व दोस्तों ये किन समूहों को कहा जाता है? तो इसमें 1-2 थोड़े आते हैं। डी ब्लॉक में तो 3 से लेकर 12 तक आते हैं। कहां तक? याद रखिएगा, अगर समूह की बात करें, ठीक है। अगर समूह की बात करें तो 3
3 से लेकर के 12 तक का जो समूह है दोस्तों, ये सभी के सभी कहां आते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व ही तो कहे जाते हैं। इन्हीं को संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व है संक्रमण धातुएं, ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है, या इन्हीं को संक्रमण धातुएं भी कहा जाता है, ठीक है। संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। 3 से लेकर 12 तक दोस्तों ये रहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अभी आगे एक वो दिखा रहा हूं, एक बार दिखाई दे रहा हूं आपको, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो यहां जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये H को छोड़ दीजिए, आप यहां से लेकर दोस्तों इधर साइड देखेंगे ना, तो ये दोस्तों क्या हो जाता है, यस ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब 1 2 3 यहां से लेकर के 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये जो आप देखते हैं दोस्तों, यही ब्लॉक क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका SP-D ब्लॉक है, ठीक है। यही क्या हो जाता है, ये आपका डी ब्लॉक है, ऐसे लिखिए, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका डी ब्लॉक है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये आपका यस ब्लॉक है, एस। और जो पी ब्लॉक है दोस्तों, ये आपका ये वाला इधर, ठीक है, इधर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये पी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ठीक है। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये वाला, और इनमें से इनको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, यहां से लेकर के इधर से लेकर के ये पूरा वाला जो नीचे का सेगमेंट पूरा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये दोस्तों क्या कहलाते हैं, ये आपका एफ ब्लॉक है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, ये आपका एफ ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसी में 2 श्रेणियां होती, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वही 3 से 12 यहां पे लिख रहा था, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसे संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा कौन से तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनके परमाणुओं में डी उपकोष जो होते हैं दोस्तों अपूर्ण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, पूरे भरे नहीं होते। अपूर्ण होने का मतलब क्या होता है, भरे नहीं होते, ठीक है, भरे नहीं होते हैं। इसी वजह से दोस्तों ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कर कौन से तत्व होते हैं, तो इन्हें हम संक्रमण तत्व ही कहते हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं, या फिर इन्हें हम सीधे सीधे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व, या फिर इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं, ठीक है, क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं, या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, समूह 3 से लेकर, ठीक है, 3 से 12 तक के जो तत्व होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी इनके कोष जो होते हैं कोष अपूर्ण होते हैं, इसीलिए ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जैसा भी आपके एग्जाम में पॉइंट मिले उस पॉइंट को आप समझिएगा, ठीक है। देखिए अब तक मैंने आपको ना 7 विषय पढ़ा दिया। ये जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये हमारा 8वां विषय है, ठीक है। अब तक 7 विषय में क्या क्या पढ़ लिया, पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, ठीक है। तो 1 नंबर एंशिएंट हो गया, 2 नंबर आपका मिडावल हो गया, और 3 नंबर दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ये मैंने विस्तार से पढ़ा दिया, ठीक है। इसी तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, तो 4 नंबर आपका राज्य व्यवस्था हो गया, यानी संविधान हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया और इंडियन ज्योग्राफी, ये 6 हो गए, ठीक है। और 7वें विषय के रूप में हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ लिया है। अब तक 7 विषय विधिवत पढ़ा चुका हूं। केमिस्ट्री की क्लास अभी चल रही है। अब तक 500 से अधिक लेक्चर दे चुका हूं, लगभग 15,000 सवाल पढ़ा चुका हूं, और ये सभी के सभी सवाल सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए जरूरी है, सभी सरकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। बच्चा बार बार कमेंट करता है कि सर इस परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं, उस परीक्षा के लिए पढ़ सकते हैं। अरे स्क्रीन पर लिख दिया हूं कि सरकारी एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें ऐसे ही सवाल बनते हैं। अंतर ये होता है कि 4 ऑप्शन मिलेगा, मैं कोई ऑप्शन नहीं देता। अरे भाई मान लीजिए, चलिए मान लीजिए ये सवाल है, परीक्षा में आपसे पूछ दिया गया, अब इसका कोई 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो गलत होंगे, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा ना, ए बी सी डी में से कोई एक ही तो सही होगा ना, चारों तो सही नहीं हो जाएगा। अब जो सही होगा वो मैं भी लिखूंगा, हमारा और उसका उत्तर अलग अलग तो हो नहीं जाएगा। सेम सवाल का उत्तर अलग कैसे हो जाएगा भाई, और जहां उत्तर अलग होगा वहां मैं खुद ही बता देता हूं। देखो अब जैसे यही सवाल देख लो, इस सवाल में आपके परीक्षा में जो ऑप्शन मिलेगा पता नहीं, हो सकता डी ब्लॉक के तत्व मिल जाए, हो सकता है संक्रमण तत्व मिल जाए, हो सकता है संक्रमण धातुएं मिल जाए, हो सकता है समूह 3 से 12 दे दे, मैंने सब लिख दिया ना, या हो सकता लिख दे कि उपरोक्त सभी। तो जहां ज्यादा वाली बात है वहां मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूं, और जहां एक सिंगल उत्तर होगा वहां आपको खुद ही बताना है। जैसे ही सवाल देख लीजिए, सवाल दे रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक कठोर तत्व माना जाता है, बताइए
सबसे कठोर किसे माना जाता है, ऊपर से डी ब्लॉक का ही होना चाहिए, दूसरे ब्लॉक का तत्व तो नहीं लेना है, ठीक है। उसका ब्लॉक भी क्या होना चाहिए, डी ब्लॉक। अब जब डी ब्लॉक में जाएंगे तो आपको वहां एक तत्व मिलेगा टंगस्टन। टंगस्टन को संजोग देखिए, इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है और टंगस्टन दोस्तों सबसे कठोर माना जाता है। कुछ लोग कहते नहीं क्रोमियम होगा, भाई टंगस्टन से ज्यादा कठोर क्रोमियम नहीं है, क्रोमियम जो है टंगस्टन से ज्यादा कठोर नहीं है, तो यहां टंगस्टन दोस्तों एक नंबर पे हो जाएगा, याद रखेंगे। टंगस्टन आता किस परमाणु क्रमांक पे है, तो 74 नंबर का परमाणु क्रमांक है दोस्तों टंगस्टन का, इसे दोस्तों आप यहां लिखेंगे, ठीक है। टंगस्टन के बाद पूछे तो बताइए दोस्तों कि क्रोमियम होता है, ठीक है। टंगस्टन के बाद पूछे तो बताइए दोस्तों क्रोमियम होता है, और क्रोमियम की बात भी पूछे तो मॉलिब्लेडनम होता है, ठीक है। मॉलिब्लेडनम, ब्लेडनम, ठीक है, मॉलिब्लेडनम होता है, ये क्रोमियम के बाद होता है, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। क्रोमियम दोस्तों किस नंबर पे होता है, ये तो 24 पे होता है, ठीक है। क्रोमियम जो होता है 24 पे होता है, और मॉलिब्लेडनम जो है इसका ठीक उल्टा आप कर देंगे, 24 का उल्टा 42 पे हो जाएगा, ठीक है। 24 का उल्टा 42, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, कुछ थोड़ा सा क्रम वाइज पूछ देता है। फिलहाल सबसे ज्यादा कठोर धातु जो है वो टंगस्टन को ही माना जाता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल करा, कौन सा डी ब्लॉक का तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, बताइए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो नंबर 1 पर तो दोस्तों सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर यानी चांदी, चांदी को सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों तब जाके आप कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। कॉपर, कॉपर यानी तांबा, तांबा दोस्तों दूसरे नंबर पे है। अब तांबा को रिप्रेजेंट करते हैं सीयू से और चांदी को करते हैं एजी से, ठीक है। चांदी को एजी से करते हैं। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना दोस्तों, 47 परमाणु क्रमांक है, याद है कि नहीं, हाँ 47, यहां 74 आप पढ़े थे, यहां 47 है, ठीक है, 47 है। और तांबा का हो जाता है 29, ठीक है। तांबा का कितना है, तांबा का 29 हो जाता है, जिंक का 30 हो जाता है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि आज मैं जितना भी तत्व पढ़ाऊंगा अगर वो पीरियोडिक टेबल से हैं तो मैं कोशिश करूंगा सबका परमाणु क्रमांक लिखते चलूंगा, ताकि आपको इसी बहाने कुछ ना कुछ याद हो जाए। बार बार लिखने, आर्गन तो याद ही हो गया 18 पे, क्रिप्टॉन 36 पे हो गया, जेनान 54 पे हो गया, नियान 10 पे हो गया, नाइट्रोजन 7 पे हो गया, हाइड्रोजन 1 पे हो गया, हीलियम 2 पे हो गया, ऑक्सीजन 8 पे हो गया, कार्बन 6 पे हो गया। कुछ तो तैयार हुआ आज, हाँ। इसको भी देख लो, टंगस्टन आपका 74 पे हो गया, और आपका ये क्रोमियम 42 पे हो गया, इसका उल्टा 24 पे हो गया, इसका उल्टा 42 पे मॉलिब्लेडनम हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो नया बन ही रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह कौन सा डी ब्लॉक का तत्व जो है ये सिक्के बनाने में दोस्तों यूज किया जाता है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, धातु के सिक्के खूब बनते थे, तो डी ब्लॉक में कौन सा तत्व जिसका उपयोग हम सिक्के बनाने में करते हैं, लाइन से लिखेगा। पहले के जमाने में राजा महाराजा तांबे के सिक्के निकालते थे, कॉपर के यहां, तो तांबा आता दोस्तों किस नंबर पे, 29 नंबर पे आता है। बताइए, तांबा का सिक्का होता था ना, निकिल का सिक्का भी आता था, निकिल आता 28 नंबर पे, ठीक है। निकिल का भी सिक्का होता था, ठीक है। निकिल को दोस्तों 28 नंबर पे, ठीक है, निकिल का सिक्का होता था। निकिल को रिप्रेजेंट किया जाता है Ni से, ठीक है। इसी तरह से जिंक, हमको लाइन से लिखना, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जिंक यानी जस्ता, जिंक जेड यानी जस्ता आता 30 नंबर पे, ठीक है। इसके भी दोस्तों सिक्के बनते थे, इसके भी सिक्के बनते थे। तो मैं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए सिक्के जो है किससे किससे बनते थे, तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे कि किससे किससे सिक्के बनते थे। तांबा, निकिल, जिंक, इन सभी का इस्तेमाल सिक्के बनाने के लिए किया जाता था, इन सभी का इस्तेमाल सिक्के बनाने के लिए किया जाता था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे आइए। करा किन तत्वों के आयन रंगीन होते हैं और अनुचुंबकीय होते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा था क्वेश्चन बेकार है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पहले एक बार टाइप कराया कि पढ़ाना है, फिर मैंने इसको डिलीट करा दिया, इसके जगह नया क्वेश्चन टाइप करा दिया। जब मैं क्वेश्चन सर्च करते रहता हूं कि और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से और क्या क्या बनेंगे, ये सवाल मेरे पास 4-5 बार आ गया, 4-5 बार आ गया। मुझे लगा यार मैंने गलती किया इस सवाल को हटा करके, क्योंकि देखिए फिक्स है ना कि हमें 30 ही सवाल पढ़ाने हैं। अब 30 जो बेस्ट होते हैं वो मैं पढ़ा देता हूं, तो ये लगा कि यार ये सवाल बार बार आ रहा है मेरे सामने, तो एग्जाम में भी बार बार आएगा, तो इस सवाल को पुनः मुझे काट के रखना पड़ा कि किन तत्वों के आयन रंगीन और अनुचुंबकीय होते हैं। ये डी ब्लॉक वाले में जितने होते हैं, ये संक्रमण तत्व के जितने भी आयन होते हैं, इन्हीं के संदर्भ में कहा जाता है कि इसके आयन रंगीन होते हैं। किसके, ये जो संक्रमण तत्व हमने पढ़ा,
संक्रमण तत्व पढ़ा। अब चाहे संक्रमण तत्व दे दे, चाहे संक्रमण धातुएं दे दे, समझिएगा, ठीक है, संक्रमण धातुएं दे दे, ठीक है, या फिर क्या दे दोस्तों, हट जाओ भैया, बंद हो जाओ, ठीक है, या तो संक्रमण धातुएं दे दे, या फिर दोस्तों क्या दे दे, डी ब्लॉक का तत्व दे दे, डी ब्लॉक का तत्व दे दे, या क्या दे दे दोस्तों, समूह 3 से 12 दे दे, ठीक है, या समूह 3 से 12 तक के तत्व दे दे, ठीक है। भाई क्या कोई अंतर है? ये सारी बात तो एक ही के लिए यूज होता है ना। इन सभी में जितने भी आयन होते हैं सब रंगीन और अनुचुंबकीय गुण वाले होते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कौन से डी ब्लॉक के तत्व जंगरोधी, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दे दिया, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, जंगरोधी स्टेनलेस स्टील बनाने में दोस्तों प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग होता है? सबसे पहले तो क्रोमियम का इस्तेमाल होता है। क्रोमियम को Cr से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्रोमियम को Cr से डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्लस किसका यूज किया जाता है दोस्तों? फेरस का, ठीक है। फेरस यानी क्या हो जाता है? Fe, फेरस यानी लोहा, भूल गए क्या? लोहा स्पेशली अलग से नहीं होता, फेरस ही होता है, Fe। इसके बाद निकिल का हो जाता है Ni। अच्छा, निकिल का मैंने पीछे बताया भी कि निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 28। फेरस का होता है 26, लिखिएगा। इसका कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 28, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। और क्रोमियम जो आपके लिए बिल्कुल नया हो गया कि सर क्रोमियम का क्या करें? 24, 26, 28 लाइन से, ठीक है, 24, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? अरे पीछे पढ़ा था, टंगस्टन के बाद क्रोमियम। सबसे कठोर धातुओं में नंबर 1 पर टंगस्टन था, भूल गए? अरे महाराज इतना तेज भूलोगे, 74 नंबर पे टंगस्टन था। टंगस्टन 74 पे था, उल्टा कर देंगे 47 हो जाएगा। 47 पे चांदी है, Ag, समझ रहे हैं? याद कीजिए फिर से। तो वहां क्रोमियम था, ठीक है, दूसरा सबसे मजबूत धातु, कठोर, ठीक है। और ये जंगरोधी में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रोमियम हो गया, फेरस हो गया और आपका निकिल हो गया। ये सभी आप याद रखेंगे, 24, 26, 28, ठीक है। 30 पे जस्ता था, जिंक था, लेकिन यहां इसका कोई लेना देना नहीं है जिंक का। करा कौन से 2 डी ब्लॉक तत्व अनुचुंबकीय गुण रखते हैं? और बता भी दिया दोस्तों कितने हैं, 2 हैं, और वो डी ब्लॉक के तत्व हैं लेकिन वो चुंबकीय गुण रखते हैं। और कौन कौन से दोस्तों? तो 2 लिखिए, चाहे 3 लिख लीजिए। चुंबकीय गुण, अरे जिसके अंदर चुंबकीय गुण का मतलब है आकर्षण का गुण, ठीक है। चुंबकीय गुण का मतलब क्या है? आकर्षण का गुण, ठीक है। आकर्षण का गुण किसमें पाया जाता है? आप कहेंगे सर ये फेरस ही ले लीजिए, ये फेरस यानी Fe ही ले लीजिए, ठीक है, जो 26 नंबर पे आता है। लोहे में क्या? लोहे में चुंबकत्व का गुण नहीं होता है? होता है। क्या कोबाल्ट में नहीं होता है? ठीक है, इन दोनों के बीच में कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे, ठीक है। कोबाल्ट को CO से लिखते हैं, ठीक है। कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे, ठीक है, और निकिल आता है 28 नंबर पे। इन तीनों में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 26, 27 और 28 ये तीनों ऐसे हैं दोस्तों जिनके अंदर कोबाल्ट के गुण पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखें, कोबाल्ट कर रहा हूं भाई, चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, ये आप याद रखेगा। फेरस यानी लोहा, कोबाल्ट और निकिल, ठीक है। 26, 27, 28 क्रमशः इसके परमाणु क्रमांक है, ये दोस्तों आप याद रखेंगे। मैंने शुरू में कहा कि मैं सभी का परमाणु क्रमांक लिखते चलूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। करा F ब्लॉक के तत्व किन तत्वों के मध्य होते हैं? F ब्लॉक के तत्व दोस्तों ये किन तत्वों के, क्यों सर किसी के बीच में भरे होते हैं क्या? हाँ, थोड़ा सा बीच में होते हैं दोस्तों, 2 ये संक्रमण तत्वों के मध्य में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखा दे रहा हूं कैसे। संक्रमण तत्व के मध्य में, ठीक है, किसके मध्य में होते हैं दोस्तों? ये F ब्लॉक के जो तत्व होते हैं संक्रमण तत्वों के मध्य होते हैं। कैसे, जरा ये समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये जब आप देखेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि 3 से लेकर 12 तक ये डी ब्लॉक है, और हमने आपको समझाया था कि डी ब्लॉक के तत्व ही क्या कहलाते हैं? इन्हीं को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। चाहे संजोग कहिए चाहे जो कहिए, इन्हीं के बीच में ये 2 चीज दोस्तों यहां हाईलाइट कर लीजिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसी लाइन में 3 वाली लाइन में ही ये La लिखा हुआ है, AC लिखा हुआ है। La लैंथेनाइड को रिप्रेजेंट करता है, C और यहां AC जो है ये एक्टिनाइड को रिप्रेजेंट करता है। ये लैंथेनाइड का पूरा समूह नीचे वाला है, फिर ये ब्लॉक में आ जाता है। ये दोनों यहीं से रहते हैं, इसीलिए कहा गया किसके बीच में है? किसके बीच में है? तो भैया ये डी ब्लॉक के बीच में पड़े हुए बेचारे, ठीक है। तो इनको आप अलग से समझिएगा, ठीक है।
इसीलिए दोस्तों ऐसा दिया गया है, ठीक है। और आपका उत्तर इसीलिए डी ब्लॉक दे रहा दोस्तों, चाहे यहां संक्रमण तत्व लिख दे, चाहे यहां पर लिख दे डी ब्लॉक, ठीक है, चाहे लिख दे डी ब्लॉक के तत्व के मध्य, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व के मध्य, ठीक है, ऐसे भी लिख दे, या समूह 3 भी लिख सकता है अलग से, केवल क्या लिख सकता है, समूह 3 में दोस्तों ये भरे पड़े हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक वाले जो होते हैं क्या क्या, लैक्टिनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है, तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। चलिए अभी आगे आएगा ये दोनों। कर अंतरस्थ संक्रमण तत्व तो दोस्तों डी ब्लॉक वाले हो गए, संक्रमण तत्व मतलब क्या हो गए दोस्तों, ये तो डी ब्लॉक वाले हो गए। और यहां एक शब्द दे दिया अंतरस्थ, संक्रमण तत्वों के मध्य किन 2 श्रेणियों के रूप में दोस्तों ये ब्लॉक वाले तत्व दोस्तों पाए जाते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। कौन कौन से पाए जाते हैं, यहां पे 2 हैं, कौन कौन सा दोस्तों, लैंथेनाइड, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है, एक्टिनाइड, ठीक है, लैंथेनाइड और एंटीनाइड, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के रूप में दोस्तों पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की संख्या दोस्तों कितनी है, ठीक है। वैसे तो दोस्तों आप कह सकते हैं 1 + 14, ठीक है, 1 + 14, ठीक है, कुल कह दे तो 15 बताइएगा। सर ये नौटंकी कहां आप कर रहे हैं, 1 + 14 क्यों लिख रहे हैं, कारण उसके पीछे अभी दिखा देता हूं। 1 + 14 यानी जब लिख दे कुल संख्या तो बताइए 15, अगर कुल शब्द नहीं दे रहा तो बताइएगा 14, ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक दोस्तों इसके अंडर में आते हैं। जो 14 मैं बता रहा हूं ये परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 14 जोड़ दिए तो 58, 10, 68, 69, 70, 71, 72 तक दोस्तों ये आ पाएंगे, या 71 तक, 58 को लेके करेंगे ना, इस वजह से 72 मत कीजिएगा, 58, 10, 68 बोल दिए सही है, लेकिन 58 को लेकर करेंगे तो 67 पे ही 10 पूरा हो जाएगा, और फिर 68, 69, 70, 71 4 हो गए तो 10 4 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए जरा काउंट कीजिए, यहां देखिए 58 से है, यहां 58 से है, ठीक है, और देखिए यहां पे मैं बता भी रहा हूं कि आप 58 से लीजिए और अंतिम में 71 है। देखिए आप काउंट कीजिए जरा, यहां पे अलग पेन से काउंट करा दे रहा हूं, देखो यहां से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हुए। और +1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लैंथेनाइड बेचारा यहां पड़ा हुआ है, इसका इन सभी का मालिक जो है यहां पड़ा हुआ है, लैंथेनाइड La यहां पड़ा हुआ 57 नंबर पे, इसीलिए मैंने कहा 14 + 1 यानी 1 + 14 बोला, कुल मिला के 15। अगर लैंथेनाइड को जोड़कर पूछे तो 15 बताइएगा, अन्यथा 14। उसी तरह से एक्टिनाइड को जोड़ के पूछे तो 15, नहीं तो 14, नीचे वाले में भी वही आएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा विस्तार से ये चीजें पूछ लेता है आपसे, आइए विस्तार से दोस्तों कैसे पूछता है जरा ध्यान सुनिएगा, इसी सवाल को अलग तरीके से कैसे आपसे पूछा जा रहा सुनिएगा। करा एक्टिनाइड के श्रेणी के तत्वों की संख्या दोस्तों कितनी होती, तत्वों की संख्या, तो यहां पुनः वही जवाब कि 1 + 14 = 15, ठीक है। इस तरह से इसको भी बताइएगा, सेम वही चीजें मैंने यहां बता दिया, ठीक है। परमाणु क्रमांक चेक करेंगे तो 90 से 103 आएगा, ठीक है। यहां परमाणु क्रमांक आप देखेंगे, परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा, 90 से लेकर के 103 तक, ठीक है, 90 से 103 तक ये आप काउंट करेंगे तो कुल 14 हो जाएगा। 90 को भी जोड़ रहे हो ना, 91 से 103 तक 13 हो जाएंगे, और 90 को जोड़ दोगे तो 14 हो जाएंगे, +1 एक्टिनाइड वालों को जोड़ दोगे तो 15 हो जाएंगे कुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। करा लैंथेनाइड तत्व जो है वो किस तत्व से शुरू होता है, तो स्पेशली दोस्तों आप लैंथेनाइड की बात करेंगे तो लैंथेनाइड का जो परमाणु क्रमांक है वो तो 57 है। कितना दोस्तों, लैंथेनाइड का परमाणु क्रमांक कितना है, 57 है। लेकिन ये जो तत्व शुरू होता है, ये तत्व शुरू होता है 58 से। बताइए ये तत्व कहां से शुरू होता है, ये तत्व प्रारंभ होता है 58 से, और यह तत्व किस पर समाप्त होता है दोस्तों, तो आपने कहा था कि 58 से लेकर के कहां तक आया था, 58 में 58 को जोड़ा था तो 67 तक गए थे, 10 68 69 70 71 तक आए थे, तो यहां पे कर लिया 71, यानी 71 पे होता है समाप्त। अब नाम बताना पड़ता है
जो 58 है इसको बोलते हैं सीरियम, सीरियम को सीई लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे यह सीरियम से शुरू होता है, ठीक है, सीरियम को सीई बोलते हैं। 58 से आरंभ होता है, लेकिन लैंथेनाइट को छोड़ करके, लैंथेनाइट को लेते तो 57 से स्टार्ट होता, और 71 पे दोस्तों समाप्त होता है ल्यूटेशियम पे, LU इसको बोलते हैं, ल्यूटेशियम, ठीक है, ल्यूटेशियम इसको LU कहा जाता है। यह 71 पे दोस्तों क्या होता है, समाप्त होता है। यहीं से 3-4 सवाल पूछ देता है, कहां से शुरू होता है, कहां अंत होता है, किसका परमाणु क्रमांक क्या है, इस तरह से कितने हैं, इस तरह से दोस्तों ये नौटंकी देता रहता है। तो थोड़ा अलर्ट होकर एग्जाम में बताएगा। कर एक्टिनाइड तत्व, अगर स्पेशली आप एक्टिनाइड की बात करेंगे, ठीक है, तो एक्टिनाइड का जो परमाणु क्रमांक होता है ये तो दोस्तों 89 पे होता है, ठीक है, 89 या 89 पे ही एक्टिनाइड होता है, ठीक है। लेकिन इस तत्व की शुरुआत किससे होती है, पुनः वही स्टाइल, ठीक है, प्रारंभ, ठीक है। तो आपने कहा था कि प्रारंभ होता है 90 से, और अंत कहां होता है, आपने कहा था अंत होता है 103 पे, यही पीछे बताया था ना, 90 से 103 14 होगा, तो 90 पे आता है थोरियम, पढ़ा होगा आपने। 90 पे कौन आता है, 90 पे थोरियम आता है, थोरियम को TH से डिनोट किया जाता है, थोरियम, अरे वही यूरेनियम थोरियम जो आप पढ़ते हैं, यूरेनियम 92 होता है, ठीक है। इसी तरह लॉरेंसियम होता है 103 पे, लॉरेंसियम, ठीक है, लॉरेंसियम, लॉरेंसियम के लिए क्या होता है दोस्तों, LR होता है, LR होता है लॉरेंसियम। ये एक्टिनाइड श्रेणी है, और एक्टिनाइड श्रेणी का जो एकदम अंतिम तत्व है 103 नंबर पे आता है। ये देख लीजिए एक बार, देखिए ये अंतिम पे दोस्तों 103 नंबर पे क्या आ रहा है, लॉरेंसियम आ रहा है। अब आप कहेंगे सर होता तो 118 है, 103 पे कैसे खत्म हो गया? क्योंकि जब मैंने शुरू में आपको बताया था तो बताया था कि पीरियोडिक टेबल में कुल 118 तत्व होते हैं, फिर ये खत्म कैसे होगा 103 पे? क्योंकि 103 के बाद यहां शुरू हो जाता है, 103 के बाद 4 यहां से शुरू हो जाता है, यहां से नीचे वाले में, फिर इसी ब्लॉक में आ गया ये 104, 105, 6, 7, 8 का 118 यहां आ जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है। कभी पीरियोडिक टेबल में इन छोटी छोटी बातों को भी आप ध्यान रखें, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा किस श्रेणी के तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहा जाता है? करा ये ट्रांस यूरेनियम तत्व जो है ये किस श्रेणी में आते हैं? बहुत ध्यान से पढ़िए, बताइए ट्रांस यूरेनियम तत्व ये किस श्रेणी में आते हैं? तो पीछे बताया था भाई वो 90 के बाद ही शुरू होता है और एक्टिनाइड श्रेणी में आ जाएगा। अगर आप बात करेंगे तो देखिए, अगर ब्लॉक वाइज देखेंगे तो पहली बात तो एफ ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। और अगर श्रेणी वाइज देखेंगे तो किस श्रेणी में आ जाता है दोस्तों? जो एक्टिनाइड श्रेणी है, एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है, ये एक्टिनाइड श्रेणी में ही दोस्तों आ जाएगा। 90 से लेकर के 103 वाली जो श्रेणी है ये इसी बीच में दोस्तों ये ट्रांस यूरेनियम तत्व सभी इसी में आ जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। और जितने भी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं ये सभी रेडियोधर्मी होते हैं, ठीक है। एक इनके बारे में खासियत याद रखिए, ठीक है। क्या लिखिए? ये सभी तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, ठीक है। ये सभी तत्व रेडियोधर्मी होते हैं, ये न भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करे कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक तत्व परमाणु ऊर्जा, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में उपयोग किया जाता है। एफ ब्लॉक का तत्व एटॉमिक एनर्जी में दोस्तों किसका यूज करते हैं? यूरेनियम का, थोरियम का। थोरियम आता है 90 पे, थोरियम आता है 90 पे, यूरेनियम आता है 92 पे, ठीक है। थोरियम और यूरेनियम जो है इसी का यूज दोस्तों हम एटॉमिक एनर्जी के रूप में करते हैं, ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। करेक्ट, कौन सा? यह ब्लॉक तत्व यह दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है, जो मिट्टी में बड़ी दुर्लभता से पाया जाता है। जितने भी लैंथेनाइड तत्व होते हैं इनकी बात हो रही है, ठीक है। जितने भी लैंथेनाइड तत्व होते हैं, लैंथेनाइड तत्व होते हैं, ये उनकी बात हो रही है। वैसे जो लैंथेनाइड है इसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, बट 58 से लेकर के कहां तक? 58, 67, 68, 69, 70, 71 तक ही आता है दोस्तों। ये टोटल 14 होते हैं, ये आप याद रखेंगे। ये दुर्लभ मृदा तत्व कहे जाते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा या कभी पेपर वगैरह दिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, ये सवाल बहुत परीक्षा में आता है, ठीक है। मैं फिर से आपको विश्वास दिला दूं, कई बार आपको लगता होगा कि पता नहीं ये सारे सवाल एग्जाम में आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए नहीं आते तो मैं क्यों पढ़ाता हूं, लेकिन मैं भी बड़ा जिद्दी इंसान हूं।
मैं इसके जगह कोई और वीडियो बनाता तो और ज्यादा वॉचिंग आती, लेकिन मैं जानता हूं कि वीडियो आज नहीं, आज से 2-4 साल बाद बच्चों को लगेगा कि वाकई एक ऐसा चैनल था जो हर समय अपने एक विजन के रूप में काम किया है। मार्केट को देख के मैं काम नहीं करता, मार्केट को देख के काम करता तो बढ़िया मसालेदार चटपटा वीडियो आप सभी को देता। मैं वो दे रहा हूं जो सच में बच्चों को चाहिए, जिसकी वजह से आप सच में आपको सफलता मिलेगी, मैं वो लेक्चर दे रहा हूं। देखिए 500 लेक्चर जब आप देखेंगे ना, फ्री वाला भी लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और पेड कोर्स की तो बात ही अलग है। कई बार बच्चा सोचता है यहां से तो बड़ी अच्छी तैयारी हो रही है, यहीं से पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, ईश्वर करें आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आप एक मौका और दीजिए हमें हमारे पेड कोर्स में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बात है जो हम यहां कर ही नहीं पाते। यहां हम बधे हुए हैं, यहां हमें मतलब फिक्स है कि 30 क्वेश्चन में ही अपने एक एक टॉपिक को खत्म करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जबकि एक बार आप पेड कोर्स में आएंगे, वहां पढ़ के देखिए, वहां की बात ही अलग है। और मैं कह रहा हूं आप डेमो देखो, खाली परचेज मत करो परचेज कोर्स, लेकिन डेमो देखो आकर के। एक बार डेमो देखो। कैसे देखना है? ये एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। सारी क्लासेस इसी पे हैं, डेमो आपको फ्री मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए, कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी। बस इतना काम कीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि पेड और फ्री में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।